नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सुष्मिता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 2022-23 का पेपरलेस डिजिटल बजट। कुछ लोगों ने बजट को कहा अच्छा तो कुछ ने जताई आपत्ति। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया है। इस बजट में रक्षा में रिसर्च के लिए 25%, 2022 में 5G सेवा शुरू करने, स्कूल में हर क्लास में टीवी लगाने और ऊर्जा को बढ़ावा देने, छोटे मध्यम उद्योगों के लिए 6,000 करोड़ रुपए देने, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां देने, किसानों को MSP के लिए 2.7 लाख, देश में हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च करने जैसे बजट पेश किए गए। इस बजट को कुछ लोगों ने अच्छा कहा तो कुछ ने इस बजट पर आपत्ति जताई है। आइए सुनाते हैं 2021-22 के लिए पेश किए गए नए बजट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। इसमें कोई भी फायदा ना होगा, इसमें धन का खर्चा होगा और वो लोग मज़ा मारेंगे जो ये सब प्रोग्राम में लगे हुए हैं। इससे कोई विशेष फायदा ना होगा, जब कुछ होता ही नहीं है। सब ये दिखाने के लिए आज सब हो रहा है, बाकी सब ऐसे रहेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि नए बजट में क्या बेहतर करे ताकि विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके? विद्यार्थी अभी अपने देश में इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि इससे फ़ायदा हो सके। ये फॉरेन की चीज़ें हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका, जहाँ ये सब कुछ होता है। यहाँ अभी धीरे धीरे इनको पहले तो अच्छी तरह शिक्षा दी जाती, पढ़ाया जाए, इनको गरीबी है, इनकी गरीबी दूर की जाए, उसके बाद फिर आगे विचार किया जाए। तो नए बजट में आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार बजट लाना चाहिए इनको? बजट तो ठीक आना चाहिए और सबके लिए फ़ायदा भी होना चाहिए, लेकिन यही है कि इसका ज़्यादा फ़ायदा ना मिलेगा। इसको ऊपर ऊपर लोग सब समाप्त कर देते, सब खा पी जाते हैं और कह देते हैं कि इतना कर दिया, इतना हो गया, अब ऐसा हो जाएगा। तो ये जो नया बजट है इसमें किसी प्रकार से आप मानते हैं कि छात्रों के हित में ज़्यादा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, लेकिन हाँ। यह है कि जितना चाह रहे हैं, जितना प्रोपेगेंडा हो रहा उतना ना हो पाएगा। हो सकता है जितना ये चाह रहे हैं उससे 50% इनको फ़ायदा मिल जाए और बाकी धीरे धीरे आगे चल के उसका तो ये फ़ायदा टीवी में जो इस चैनल ला रहे हैं कि टीवी से पढ़ाएंगे, तो इससे छात्रों को फ़ायदा होगा कि नहीं? नहीं होगा, इसलिए कि इनके लिए अभी इनकी बुद्धि ऐसी नहीं है कि सब समझ सके। गांव-गांव में न तो बिजली है, अभी न ये सुविधाएं हैं, न टीवी है। दूसरे के घर में जाके जहाँ टीवी है वहाँ जाके बैठ के देखेंगे तो इतना समझ ना पाएंगे। अब ऐसे इसमें क्या फ़ायदा होगा, वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो टीवी देखेंगे। छोटे बच्चे को कहाँ इतना समझ रहेगा पढ़ने का। तो आप क्या चाहती हैं कि नए बजट में क्या बेहतर हो कि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि अभी भी स्कूलें भी बंद हैं? अब कोशिश करना चाहिए टीचर अच्छे हों, उनकी टीचर की भी देखभाल हो, बच्चों की भी देखभाल हो, तो अच्छे से पढ़ें। जैसे प्राइवेट स्कूलों में उससे अच्छी शिक्षा होती है सरकारी स्कूलों से, उस तरह से कुछ ऐसी योजनाएं बनाने चाहिए जिससे पढ़ें। टीवी से तो मुश्किल लगता है। तो शिक्षा क्षेत्र में अभी जैसे स्कूल बंद है तो क्या प्रयास होना चाहिए? आप क्या मानती हैं कि अभी एजुकेशन की स्थिति वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी है कि नहीं शिक्षा की स्थिति? अब हो गया, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, अब इससे हम ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे, पर समझ में नहीं आता हमको। तो छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? छात्र पढ़ें, कोशिश करें, अच्छा पढ़ें। ये तो सब हम सिखाएंगे, बस माँ बाप को भी सिखाना पड़ेगा और टीचर को भी सिखाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के हमारे बजट में हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात कही है, लेकिन ये बातें सब बजट तक ही सीमित रह जाती हैं और ये लोगों के पास आते आते सब खत्म हो जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, हम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हमारे देश का विकास होगा। रेल बजट में आप क्या उम्मीद करते हैं कि रेल में जो साफ सफाई या फिर अन्य सुविधाओं को लेकर चीज़ें हैं, तो अगर रेल का अच्छा बजट है रहा तो किस तरह से रेल की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि आधी आबादी तो रेल में ही सफ़र करती है भारत की?
हाँ, हमारे देश की अगर सुधार की बात की, अर्थव्यवस्था की सुधार की बात की, सबसे बड़ा साधन रेल साधन है, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। लेकिन वहाँ पर भी कोई खास अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिससे प्रदूषण भी फैल रहा है। वहाँ कितनी भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ की साफ़ सफाई तो बहुत ही खतरनाक होती है और लोग वहाँ से परेशान होते हैं। और ये हमारे जो टिकट काउंटर होते हैं, इसमें और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग वहाँ पर भीड़ लगा कितना ज़्यादा खड़े होते हैं। आज कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस बजट में यही कामना करते हैं कि हमारे रेल मंत्रालय में भी सुधार होगा और टिकट काउंटर बढ़ाई जाएगी, रेलवे स्टेशनों में स्वच्छता लाई जाएगी। बस यही हो सकता है आज इस बजट से। जल जीवन मिशन के कार्य में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। निजी लाभ के चलते पीएचई विभाग व ठेकेदार द्वारा जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना को मिट्टी में मिलाने का किया जा रहा है काम। निजी स्वार्थ व ज्यादा पैसे बचाने की लालच में गांव के लोगों को सुविधा से किया जा रहा है वंचित। शासन द्वारा चलाई जा रही अत्यंत महत्वाकांक्षी व बड़ी योजना का उद्देश्य लोगों को घर घर पानी पहुंचाने का है, परंतु इस कार्य को करने वाले जिम्मेदार इस योजना को पूरी तरह से बर्बाद करने में तुले हुए हैं। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार इसका लाभ आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, परंतु जिम्मेदार इस महत्वपूर्ण योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर यह योजना महज शो पीस और दिखावा बनकर रह जाएगी। मामला है रीवा जिले के रायपुर करछलियान जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसैता का, जहां करोड़ों रुपए की योजना जल जीवन मिशन का निर्माण शुरू होने से पहले ही यह योजना फ्लॉप होती दिख रही है। यह सब कुछ हो रहा है ठेकेदार व पीएचई विभाग की मिली भगत से, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय से पानी की समस्या से निजात पाने की आस लगाए बैठे लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बरसैता पहाड़ी इलाके में वर्षों से लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं और पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तक भटकते हैं। लेकिन इस परियोजना के आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, परंतु पैसे कमाने के लालच में ठेकेदार और विभाग के जिम्मेदार लोगों के इस अरमान पर पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं। पानी की टंकी बनाने का काम गांव के निचले हिस्से में किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो पहाड़ी इलाकों में पानी पहुंच पाना असंभव होगा। ऐसे में करोड़ों रुपए की यह परियोजना गरीबों के किसी काम की नहीं रह जाएगी और शासन का करोड़ों रुपए पानी में बह जाएगा। माना जा रहा है कि ठेकेदार व पीएचई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ज्यादा से ज्यादा जेब भरने और पैसे कमाने के लालच में इस परियोजना को पलीता लगा रहे हैं। जहां पर पानी की टंकी बनाई जा रही है, वहां पर बलुई जमीन होने के चलते पहले से ही पीएचई की योजना फ्लॉप हो चुकी है। यही नहीं, आज भी वहां पर पीएचई के 3-3 मोटर बोर फंसे हुए हैं, जिसे नहीं निकाला जा सका और पूरी की पूरी पूछना समाप्त हो गई। उसी तरह से इस परियोजना को भी मिट्टी पलीत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी वजह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की होड़ व कमीशन खोरी मानी जा रही है। इस कार्य में कुछ स्थानीय लोग भी कमीशन लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लक्ष्मण बाग गौशाला प्रबंधक की सकारात्मक पहल। घायल अवस्था में मिली गाय को डॉक्टरों की टीम द्वारा बड़ी मशक्कत से कराया गया उपचार। लक्ष्मण बाग गौशाला प्रबंधक अंकित मिश्रा द्वारा लगातार गौ सेवा में अमूल्य योगदान दिया जा रहा है। विगत दिनों सेंट्रल जेल के पीछे मिली घायल अवस्था में गाय को नगर निगम के वाहन से गौशाला लाकर उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर राजेश मिश्रा को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही डॉक्टर राजेश मिश्रा ने डॉक्टरों की टीम गठित कर गौशाला भेजा। डॉक्टरों की टीम द्वारा घायल गाय का 3 घंटे तक ऑपरेशन किया गया तो पूर्णतः सफल रहा। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान स्वयं डॉक्टर राजेश मिश्रा, डॉक्टर एस.टी. पांडे, डॉक्टर अनवर आलम खान, डॉक्टर पीयूष दुबे, डॉक्टर भूपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा उपस्थित रहे। इस पूरे कार्य की गौशाला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने प्रशंसा करते हुए लोगों को गायों के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की है। मनीष जी, ऐसा है कि ये रोड एक्सीडेंट्स में
पूरे शहर में आमतौर से प्रतिदिन कोई न कोई केस मिलता रहता है और नगर निगम रीवा ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी एक्सीडेंट के केस होते हैं तो उनको हम नगर पालिका क्षेत्र के अंदर है अगर तो उसको लिफ्ट करके नगर पालिका के वाहन से जो हमारी गौशाला है लक्ष्मण बाग गौशाला वहाँ स्थानांतरित किया जाता है और वहाँ उसका समुचित इलाज पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा किया जाता है। इसी रेफरेंस में ये जो आप जिस गाय की बात कर रहे हैं ये 3 दिन पहले की घटना है और ये जेल के पीछे कहीं सूचना आई थी कि ये प्रसव पीड़ा से प्रभावित थी, तड़फ रही थी वहाँ और पड़ी हुई थी 1 दिन पहले से। तो वो गाय को नगर निगम में सूचित किया गया और नगर पालिका की टीम पूरी गाय को लेकर आई यहाँ और ऐसी स्थिति थी कि नॉर्मल डिलीवरी इसमें संभव नहीं थी और इसलिए इसमें सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ा और हमारे जिला चिकित्सा जो हमारा पशु चिकित्सालय है उसमें सर्जन्स की टीम है और डॉक्टर अनवर खान और भूपेंद्र मिश्रा, डॉक्टर SD पांडे सभी ने मिलकर उसका लगभग 3 घंटे ऑपरेशन हुआ और उसका बछड़ा तो मर गया था लेकिन गाय का सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा और गाय अभी वर्तमान में एकदम स्वस्थ है, खा पी रही है, चल फिर रही है। ऐसे केस जो आते रहते हैं लगातार तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे उन तमाम लोगों से जो ऐसे गाय सड़कों पर छोड़ देते हैं और ऐसी घटनाएं आती हैं सामने? ये बहुत ये जो है दुखद स्थिति है कि रीवा शहर के जो पशुपालक हैं वो गाय रखे हैं लेकिन दूध निकालने के बाद रोड पे छोड़ देते हैं और वो गाय जो है हमारे आम पब्लिक के लिए भी कठिनाई पैदा करती हैं, रोड में एक्सीडेंट का कारण भी बनती हैं। इसमें हमारे जन सामान्य भी रोज़ प्रभावित हो रहे हैं, कहीं किसी की मृत्यु हो रही है या हाथ पैर टूट रहे हैं और वहीं गौवंश भी प्रभावित हो रहा है, उसको भी खासी इंजरी हो जाती है और ये बड़ी भारी समस्या है। मैं नगर के सभी पशुपालकों से अपील करूंगा कि गाय को बिल्कुल ना छोड़ें। वर्तमान में टैग लगे हुए एनिमल हैं, अगर टैग एनिमल पाया जाएगा और उनके नाम से रजिस्टर्ड है तो उसमें FIR भी की जाएगी। और दूसरा ये है कि मैं ये भी अपील करूंगा क्योंकि लक्ष्मण बाग गौशाला इस सामाजिक कार्य में बहुत दिनों से लगी हुई है और प्रतिदिन एवरेज अगर हम देखें तो कम से कम 2 से 3-4 केस हमारे पास रोज़ आते हैं। किसी का पैर टूट गया, किसी का सिजेरियन करना है या अन्य तरह से घायल पशु रहते हैं। इसमें काफ़ी अधिक व्यय होता है, इलाज उपचार में लगातार हफ्तों इलाज चलता है। तो मैं सभी जो भी गणमान्य नागरिक है मैं अपील करूंगा कि हमारे गौशाला का खाता है और उसमें जो भी आप दान देना चाहें, ये पशुओं के वेलफेयर में ही राशि खर्च होती है, उनके इलाज में खर्च होगी, उनके दाना भूसा के लिए खर्च होगी। तो सभी लोगों से अपील रहेगी। समाज में हमारा दायित्व तो बनता है, जब एक तरफ हम गाय को माता कहते हैं और दूसरी तरफ हम अपनी ही गाय को भूखी प्यासी सड़क पर छोड़ देते हैं। ऐसी स्थितियों में शहर में जहाँ कंजेशन है, ट्रैफिक है, वहाँ उनका दुर्घटनाग्रस्त होना स्वाभाविक है। शहर कंक्रीट का हो चुका है, वहाँ कोई चारागाह भी नहीं है, चारा नहीं है, तो उनका भूख से परेशान होना भी स्वाभाविक है। और ऐसी स्थिति में जो पॉलीथीन है उसका प्रयोग बंद नहीं है और उसमें कुछ तो भी खाने पीने की चीज़ें रहती हैं और कुछ रहती हैं लोग खा के सड़क पर फेंक देते हैं। तब ऐसे भूखे जो गौवंश हैं उनको खाना भी स्वाभाविक है। इसके लिए तो जो सबसे बड़ी सोच कहिए, समझदारी कहिए, या हमें हमारी अपनी जिम्मेदारी कहिए कि गौवंश का पालन पूरी तरह से सरकार के मत्थे नहीं हो सकता जब तक हम अपने गौवंश के प्रति
सजग नहीं होते, जागरूक नहीं होते। उनको अपने घर में रहने के लिए, खाने के लिए, बीमार होने पर उपचार की व्यवस्था नहीं करते, तब तक ऐसी स्थितियां बनती हैं। 1 फरवरी को शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी का अभियान घर चलो घर घर चलो अभियान। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन पर 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले घर घर चलो अभियान के पहले दिन जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण कार्यवाहक अध्यक्ष राकेश तिवारी ने पहले दिन गुड़ विधानसभा के महसाव और सिलचर गांव में इस अभियान की शुरुआत की और इस अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जनहितकारी योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित हैं। मोदी जी ने मुफ्त में गैस सिलेंडर की घोषणा का खूब ढिंढोरा पीटा, लेकिन सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए कि आम आदमी उसे खरीद ही नहीं सकते। बहुप्रचारित नल जल योजना में पाइपलाइन डालकर कनेक्शन कर दिया गया, लेकिन पानी कहां से आएगा इसका पता ही नहीं है और उसका भुगतान भी हो गया। लड़कियों के फर्जी मामा ने सत्ता हथियाने के बाद कन्या विवाह जैसी योजनाओं को बंद कर दिया गया। ये सरकार विकास के नाम पर केवल लूट कर रही है। घर घर चलो कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अशोक पांडे, अध्यक्ष कार्यवाहक उपभोक्ता प्रकोष्ठ दिनेश कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष गुड़ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ रामदयाल चौरसिया, प्रमोद गौतम, शिवेंद्र चतुर्वेदी, कामता चतुर्वेदी, जितेंद्र चतुर्वेदी, राजा चतुर्वेदी, अर्जुन साकेत, काशी कोल, रजन चतुर्वेदी सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। संभाग स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में रीवा की 2 महिला खिलाड़ियों ने रचा इतिहास। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित और शारीरिक शिक्षा विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय क्रिकेट महिला प्रतियोगिता के दूसरे दिन का पहला मैच शहडोल एवं सतना जिले के बीच खेला गया। मैच में शहडोल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शहडोल की संस्कृति गुप्ता ने 87 बॉल पर 26 चौके 4 छक्के की बदौलत 148 रन बनाए, जो विश्वविद्यालय स्टेडियम में किसी महिला खिलाड़ी द्वारा नहीं बनाया गया और अब तक का यह सर्वाधिक रन माना जा रहा है। शहडोल की टीम ने 20 ओवर में 214 रन बनाए। प्रतियोगिता के दौरान प्रोफेसर सुनील तिवारी, संचालक शारीरिक शिक्षा विभाग प्रोफेसर महेश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा, डॉक्टर गायत्री प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर उपेंद्र पांडे आदि लोग शामिल रहे। खेल के अंत में खिलाड़ियों ने सूर्य नमस्कार भी किया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच रीवा और सीधी के बीच खेला गया, जिसमें रीवा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाया। इसमें अनन्या 27 रन तथा शुभम ने 48 बॉल में 70 रन और इसी तरह से 41 रन के साथ शांति नॉट आउट हुई। वहीं इसकी जवाबी पारी खेलते हुए सीधी पहले ही लड़खड़ा गई और 3 ओवर में बिना खाता खोले 6 विकेट गंवा दी। इस पूरी पारी में सीधी की टीम ने 9.1 ओवर में महज 21 रन ही बनाए। वहीं इस मैच में रीवा की टीम ने बाजी मारी है और सीधी को 166 रनों से मात दी है। राष्ट्रीय नाट्य विधा के लिए रीवा से शांतनु का चयन। विंध्य व रीवा के लिए गौरव का विषय। होनहार निर्वाण के होत चिकने पात, इस कहावत को चरितार्थ किया है रीवा व विंध्य की माटी के लाल शांतनु शुक्ला ने, जिन्होंने अपनी कला का जादू बिखेरते हुए अप्रिसिएशन कोर्स सत्यजीत फिल्म और सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का टेलीविजन संस्थान से ध्वनि संभावना निर्धारित स्वायत्त संस्था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कार्यशाला और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी की भारतीय और पाश्चात्य अभिनय शैली के लिए चयन हुआ है। शांतनु ने राष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला में भाग लिया। यह बात रीवा के लिए गौरव की बात है। विंध्य की इस माटी में जन्मे कई लोगों ने देश दुनिया में इस धरती का नाम रोशन किया है। इसी में से एक और नाम सामने आया है जो इस माटी का नाम फिल्म जगत में करने को तत्पर है। वाराणसी में देश भर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां 10 सीटों में से 1 सीट पर इंदौर से सिविल इंजीनियरिंग में भी इनका चयन हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, जहां पर नाट्य शास्त्र की शिक्षा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सहित अभिनय की बारीकियां सिखाई जाती हैं। यहाँ पर रिसर्च पुणे से एडवांस्ड कला सिखाई जाएगी। शांतनु ने डॉक्टर बी के शुक्ला और उमा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भी शिक्षा ली है। आपको बता दें
कि शांतनु को बचपन से ही रंगमंच की शिक्षा दीक्षा मिली है। इनकी फिल्म और संगीत में रुचि होने के कारण इन्हें स्टार प्लस धारावाहिक कुल्फी कुमार में कार्य करने का भी अवसर प्राप्त हो चुका है। मैंने तो बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं मुंबई में, और वहाँ पे कुल्फी कुमार बाजे वाला एक स्टार प्लस पे सीरियल आता था, अभी शायद बंद हो गया ये पता नहीं। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया था। उसके बाद फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI पुणे जो है, जो बहुत नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए, वहाँ से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया मैंने। उसके बाद दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने पंजे एक श्री राम सेंटर जो वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध ऑडिटोरियम है, वहाँ पे मैंने लीड रोल किया था, जो कमर्शियल थिएटर में आता है। कमर्शियल का मतलब है जहाँ पे आप टिकट लेके आप नाटक देखने आते हैं, तो वो काम किया। और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम किए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पहले। तो इस वजह से मेरा फिर चयन एक तरीके से देखा जाए तो एलिजिबिलिटी हुई मेरी फॉर्म भरने। आमतौर पे बहुत से ऐसे युवा होते हैं जिनके पास कला अंदर रहती है, उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय नाट्य विद्या में नहीं जा पाते हैं। तो क्या मानते हैं, इसको कारण क्या माना जाता है? इसका कारण यही हो सकता है कि वो उस तरह के अच्छा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्योंकि सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, सांस्कृतिक मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, जहाँ पे आप हर अच्छे लोगों को लेने का वहाँ पे चलन नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं तो ही आपका होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए काम करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे क्योंकि सरकार के ऊपर एक ये भी एक दायित्व है कि जो लोग जिनको नहीं आता, जो ऐसे तबके से आते हैं, जो उड़ीसा से जैसे हैं लोग हैं, या कोई बंगाल से लोग हैं, या बहुत मिज़ोरम से कोई इंसान है जिन्होंने कभी इस तरह का थिएटर देखा ही नहीं, उनके ऊपर सरकार के ऊपर भी ये दायित्व है कि उनको भी लिया जाए और उनको भी सिखाया जाए, ताकि एक बीज रोपण हो सके उस स्टेट में भी जाके, उस जगह पे भी जाके। इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर आपको आता भी है तो ऐसा, अगर आपको वहाँ नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कुछ नहीं आता। माना जा रहा है कि आपके अंदर अगर कला है तो वो वहाँ निकाल, वो कला अगर आपके अंदर है तो वो अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं भी तो हुआ, जो आमतौर पे जो जिनकी गरीबी कंडीशन रहती है वो कैसे? क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपसे कोई भी प्रकार की फीस नहीं लेता है। फिर आप में थोड़ा बहुत टैलेंट होना चाहिए। हाँ, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, उनकी जिज्ञासा होनी चाहिए, और ये प्रूव करने की क्षमता होनी चाहिए कि जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बाहर जाएंगे तो ज़रूर एक अच्छा बीज नाटक का, नाट्य का आप वहाँ पर रोपेंगे। और ये दायित्व के साथ अगर आप आते हैं तो ज़रूर आपका चयन होगा। यही नहीं, इन्होंने प्रयागराज से तबला में संगीत प्रभाकर बाजेवाला में भी अभिनय किया है, जहां पर लगभग 20 सीट रहती हैं, जिसमें भारत के युवाओं का चयन किया जाता है। 20 सीटों में 10 सीट आरक्षित रखी जाती है और 10 सीट में 5 सामान्य महिला और 5 में चयन होता है। इस चयन प्रक्रिया में यह चयन प्रक्रिया इकलौती है। मध्य प्रदेश में से ग्वालियर, सागर, बैतूल, आलोट यहां से छात्र चयनित किए गए। साथ ही खुशी की बात यह है कि इस विधा में रीवा के होनहार छात्र शांतनु शुक्ला का भी चयन हुआ है। नाट्य विद्यालय जाने के पूर्व में कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ता है? मैंने तो बहुत सारे ऑडिशन दिए हैं मुंबई में, और वहाँ पे कुल्फी कुमार बाजे वाला एक स्टार प्लस पे सीरियल आता था, अभी शायद बंद हो गया ये पता नहीं। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार किया था। उसके बाद फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTI पुणे जो है, जो बहुत नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है फिल्म एंड टेलीविज़न के लिए, वहाँ से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया मैंने। उसके बाद दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने पंजे एक श्री राम सेंटर जो वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध ऑडिटोरियम है, वहाँ पे मैंने लीड रोल किया था, जो कमर्शियल थिएटर में आता है। कमर्शियल का मतलब है जहाँ पे आप टिकट लेके आप नाटक देखने आते हैं, तो वो काम किया। और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम किए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पहले। तो इस वजह से मेरा फिर चयन एक तरीके से देखा जाए तो एलिजिबिलिटी हुई मेरी फॉर्म भरने। आमतौर पे बहुत से ऐसे युवा होते हैं जिनके पास कला अंदर रहती है, उसके बावजूद भी वो राष्ट्रीय नाट्य विद्या में नहीं जा पाते हैं। तो क्या मानते हैं, इसको कारण क्या माना जाता है? इसका कारण यही हो सकता है कि वो उस तरह के अच्छा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्योंकि सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, सांस्कृतिक मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है, जहाँ पे आप हर अच्छे लोगों को लेने का वहाँ पे चलन नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं तो ही आपका होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। आपके अंदर वो जिज्ञासा होनी चाहिए काम करने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे क्योंकि सरकार के ऊपर एक ये भी एक दायित्व है कि जो लोग जिनको नहीं आता, जो ऐसे तबके से आते हैं, जो उड़ीसा से जैसे हैं लोग हैं, या कोई बंगाल से लोग हैं, या बहुत मिज़ोरम से कोई इंसान है जिन्होंने कभी इस तरह का थिएटर देखा ही नहीं, उनके ऊपर सरकार के ऊपर भी ये दायित्व है कि उनको भी लिया जाए
और उनको भी सिखाया जाए ताकि एक बीज रोपण हो सके उस स्टेट में भी जाके, उस जगह पे भी जाके। इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर आपको आता भी है तो ऐसा, अगर आपको वहाँ नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कुछ नहीं आता। माना जा रहा है कि आपके अंदर अगर कला है तो वो वहाँ निकाल, वो कला अगर आपके अंदर है तो वो अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं भी तो हुआ जो आम तौर पे जो जिनकी गरीबी कंडीशन रहती है वो कैसे? क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपसे कोई भी प्रकार की फीस नहीं लेता है। सिर्फ आप में थोड़ा बहुत टैलेंट होना चाहिए। हाँ, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, उनकी जिज्ञासा होनी चाहिए और ये प्रूव करने की क्षमता होनी चाहिए कि जब आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बाहर जाएंगे तो ज़रूर एक अच्छा बीज नाटक का, नाट्य का आप वहाँ पर रोपेंगे। और ये दायित्व के साथ अगर आप आते हैं तो ज़रूर आपका चयन होगा। बाकी लोगों का चयन असम व विभिन्न देश के विभिन्न प्रांतों से हुआ है। सिलेक्शन की प्रक्रिया में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। शांतनु रीवा जिले के रहने वाले हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा बाल भारती स्कूल से हुई है। 12वीं के बाद इंदौर से इंजीनियरिंग, पुणे से MB, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे टेलीविजन से डिग्री हासिल कर राष्ट्रीय नाट्य विधा की ओर कदम बढ़ाया, जहां बड़ी सफलता मिली और बनारस में एडमिशन मिल गया। परिवार में ही इनके चाचा कृष्ण किशोर शुक्ला संगीत विधा में गजल गायकी में अव्वल दर्जे के कलाकार हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया। ऐसा माना जा रहा है कि शांतनु के पूर्व रीवा जिले के चाकघाट निवासी कुमुद मिश्रा प्राइज विधा में चयन हुआ था, जिन्होंने पूरी दुनिया में रीवा का नाम रोशन किया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुमुद मिश्रा के बाद रीवा में एक बार फिर से शांतनु शुक्ला का चयन रीवा क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आप इस समय शिक्षा ले रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे आपकी एंट्री हुई और किस प्रकार की शिक्षा वहाँ दी जाती है, बताइए इसके बारे में। पहले तो पूरे ऑल इंडिया से फॉर्म जाते हैं, जो जितने भी बच्चे हैं चयन अपना चाहते हैं वहाँ पे वो पूरे फॉर्म। मैं जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र में हूँ, बनारस में हूँ अभी मैं, तो उसमें लगभग कम से कम 1000 या 2000 तो फॉर्म थे जब हम भर रहे थे वहाँ पे। उसके बाद चयन होता है, पहले ऑडिशन होता है राउंड, जिसमें मुझे ऑडिशन में पहले हमको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उसके आधार पर फिर जो लोक नाट्य है उसको मैंने वहाँ पे प्रस्तुत किया। लोकगीत हैं जो हमारे यहाँ के, वो उनको प्रस्तुत किया। मैं तबला में संगीत प्रभाकर भी हूँ, तो उसको भी मुझे दिखाने का वहाँ पे अवसर मिला। तो ये सब कुछ देखते हुए पहला जो राउंड है उसमें मैं चयन हुआ। उसके बाद 2 दिन की वर्कशॉप हुई। वहाँ पे जो चित्रकला है उसके बारे में वो चित्र बनवा के देखा गया कि मैं चित्रकला में कितना निपुण हूँ। अलग अलग तरीके की इम्प्रोवाइजेशंस दी गई कि 2-2, 3-3 के ग्रुप बना दिए गए। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दी गई, उसमें इम्प्रोवाइज़ करके दिखाना था। बहुत सारे ग्रुप परफॉर्मेंसेस थी, वो करके दिखाना था, ऑन द स्पॉट करके दिखाना था। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 4 नाटक दिए गए थे हमें, उनको पढ़ के जो किसी एक नाटक पे हमें उस पर अपना विचार व्यक्त करना था। लगभग कितनी विधाएं होती हैं इन नाट्य विधाओं में, मतलब या कैसे उसको परफॉर्मेंस किया जाता है? परफॉर्मेंस जैसे नाट्य की जो विधा है उसमें नट की जो क्रियाएं हैं उसको नाट्य कहते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नाट्य क्या होता है। नट की क्रियाएं नाट्य होती हैं। नट क्या क्या कर सकता है, जो अभिनय करता है, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहारिक, इस पे जो नट जो अपना अभिनय करता है। फिर उसके पास सेट डिज़ाइन की भी एक कला होनी चाहिए, जो हम आजकल जो सेट डिज़ाइन कहते हैं, तो जिसको हम वैसे नाट्यशास्त्र की भाषा में नेपथ्य कहते हैं, बैक स्टेज कहते हैं। उसमें पुष्ट, अलंकार, अंग रचना, संजीव, ये सब आ जाता है। तो सेट डिज़ाइन हो गया पुष्ट में और इन सब में, तो ये सब होना चाहिए। गाना आना चाहिए, नृत्य होना चाहिए। कहना चाहिए कि जो 64 कलाएँ हैं या 16 कलाएँ जो भगवान की हैं, वो सब कुछ अगर निपुण हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। पर जितना भी अच्छा आ सके, जितना ज़्यादा आ सके, वो एक अभिनय के लिए, नाट्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर धारावाहिकों में जो सीरियल चलते हैं उनमें और नाट्य में क्या अंतर रहता है? देखिए, हम नाट्य शास्त्र की अगर मैं, क्योंकि मैं उसी का स्टूडेंट हूँ, तो उसी तरह से मैं बात करता हूँ कि लोकधर्मी और नाट्यधर्मी 2 चीज़ें होती हैं। लोकधर्मी वो होता है जो हम लोक की चीज़ें, जो आसपास हमारे लोक है, उसको हम अगर दिखाते हैं, उसी तरह दर्शाते हैं, तो रियलिस्टिक थिएटर है। रियलिस्टिक जो टेलीविज़न की बात आप कर रहे हैं। नाट्यधर्मी क्या होता है, उसको थोड़ा सा ओवर द टॉप करके दिखाना, उसकी चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ा के दिखाना। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा ही बदल देगा। और यह आशंका निराधार नहीं थी।
बहुत आश्चर्य हुआ होगा कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। घटने लगा है कोरोना का ग्राफ। रीवा में सोमवार को मिले 89 मरीज। प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना का असर कम होता जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी से स्कूल को भी खोले जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ये थी आज की खबरें विस्तार से। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।